तो जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ACP 350 में। और एक बढ़िया बात यह है कि 6 चैप्टर हम कर चुके हैं और ये हमारा 7वां चैप्टर शुरू हो रहा है। हर चैप्टर में ये बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता कि हम कवर कर रहे हैं NCERT बोर्ड की हिस्ट्री की बुक, सॉरी हिस्ट्री की बुक, हमारे अतीत भागे। ये मतलब 7वां चैप्टर आ गया बताते बताते। आप सबको भी पता ही है कि हम NCERT कर रहे हैं और इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी जा चुकी है और उस पर मोटा मोटा लिख दिया है हमने। तो हम जो है अगली वीडियो शुरू करेंगे, हम डायरेक्ट शुरू करेंगे जैसे कि चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, इस तरह से। तो बस इतना ही कहना था। जैसा कि और जो यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स वगैरह या जो कोचिंग वाले हैं, जो बड़े स्टाइल में बोलते हैं कि जय हिंद, सत श्री अकाल, अलाना फलाना, अदरक लहसुन दिमाग का, वो अपने बस की बात नहीं है, देसी आदमी। सीधी सिंपल बात होगी कि 6 चैप्टर पूरे हो गए, 7वां चैप्टर हो रहा है शुरू, जिसका नाम है हिंदी में अध्याय 7 और उसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, तो ऐसे ही जो है अपन सीधी शुरू करा करेंगे, डायरेक्ट टाइम बचाएंगे, क्योंकि हमारा ही डायलॉग है कि ये एक बेहतर तरीका है कम समय में ज़्यादा अध्ययन करने का। तो कम समय में ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, जो चीज़ें अननेसेसरी हैं उनको जो है नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रोशन के रुपए। रोशन के क्या रुपए? जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। दादाजी से कड़क नोट वो भी दादाजी से। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। आई रोशन लड़की है? क्या अजीब नाम है यार। रोशन है रोशनी है तो यार रोशनी। हाँ, फोटो में भी ये लड़की सी है। चलो कोई बात नहीं, नाम में क्या रखा है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों रोशन एक लड़की है। कहाँ गई? वो तो फोटो में ही है, मतलब हम कहाँ थे, यहाँ पे थे। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। कुल मिला के अशोक के जो है शेरों की यहाँ बात होगी। आ जाइए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, ठीक है। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। कहाँ? सारनाथ में। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक कौन? अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। चलिए तो ये जानने की कोशिश करेंगे, राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो अशोक के दादा कौन रहे? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। तो चाणक्य की जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी है, सुना है ना, कौटिल्य अकेडमी, चाणक्य अकेडमी। तो ये चाणक्य नीति नाम से एक बुक मिलती है, वो भी आपने पढ़ी होगी या कुछ ऐसी बातें पढ़ी होंगी जो मतलब ज्यादा तर्क सम्मत हैं और उनके नीचे लिखा हुआ होता है चाणक्य नीति से। तो ये वही चाणक्य है। चलिए अब बात करते हैं वंश की। वंश क्या है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र फिर कौन हुआ? अशोक। यानी ये 3 शासक हुए। तो इनका दादा चंद्रगुप्त रहे दादा, बेटा फिर बिंदुसार
मतलब बिंदुसार बीच में रहे। फिर बिंदुसार का जो पुत्र हुआ उस उनको कहा गया अशोक। ठीक, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। चलिए मानचित्र नीचे आ रहा है, दिखाएंगे आपको। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। कुछ गलत हुआ है क्या? इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। आई, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला में हो, मतलब ऐसा होना चाहिए था ना, तक्षशिला में उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। चलिए जो भी है। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। मतलब शौकीन थे मेरी तरह। चलिए, ये जो काले काले बिंदुओं के बारे में अभी ऊपर बताया गया था, कहाँ रही? मानचित्र में काले बिंदुओं से दिखाया गया है साम्राज्य के बहुत से नगर थे। तो काले बिंदुओं से साम्राज्य के नगर दिखाए गए। ये जो मानचित्र में आप देख रहे हैं, तक्षशिला है, पाटलिपुत्र है, उज्जैन है, और कहाँ गया काला बिंदु? आई, तीन ही है बस। चलो यही है। अब इसमें साइड में जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? तो लाल बिंदु से क्या दिखाया गया बच्चों? अशोक के शिलालेख जहां मिले हैं। तो ये आप देख रहे हैं। इसको जो है आप वीडियो पॉज करके अपने देखते रहना। हम जो है आगे की बात कवर करते हैं अब चल के। आगे आ रहा है राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। क्या है अगली हेडिंग हमारी? राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। तो कैसे भिन्न है आइए देखते हैं। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। अच्छा, ये डिफरेंसेस है। आगे हम पढ़ रहे हैं साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। यानी कि जैसे आजकल वो चल रहा है ना समूह लोन, जिसको शंभू शंभू कहते हैं ज्यादातर, उसका जो है उचित मतलब सही नाम जो समूह लोन है। तो समूह लोन वाले नहीं आते हैं किस्त बहाने, तो उसी प्रकार से जो है राजा के अधिकारी लोग कर इकट्ठा करते थे और जो कर नहीं देता था उसको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। मतलब कि क्रॉस चेकिंग भी होती थी। क्रॉस चेकिंग समझ रहे हैं? यानी कि कोई भी अगर काम कर रहा है, जैसे राजा के अधिकारी कर वसूल रहे हैं, तो उनकी क्रॉस चेकिंग हो रही है कि सही से वसूल रहे हैं या नहीं वसूल रहे हैं, और जितना वसूल के ला रहे हैं उतना ही राजघराने को में ला के जमा कर रहे हैं या बीच में थोड़ा बहुत हड़प कर रहे हैं, मतलब कि घपलाबाजी तो नहीं कर रहे हैं। तो कहाँ थे हम? सजा देते थे, संदेशवाहक घूमते थे और जो क्या करते थे, नजर रखते थे। हाँ, आगे रही बात कि इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था।
मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। आगे है कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या होता है? आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं नजराना क्या होता है। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो ये हो गई नजराने की डेफिनेशन। अब बात आती है राजधानी में सम्राट। नाम कितना अच्छा लगता है ना, सम्राट। चलिए, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। सुना है ना वो गाना, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो किसी समय में भारत जो है सोने की चिड़िया रहा, इतना सारा सोना और चांदी हमारे देश में था। उसके बाद आपको पता ही है ब्रिटिश आए और वो लूट मार करके ले गए। उनसे पहले मुगल आए, वो लूट मार करके ले गए। तो इस तरह से जो है हमारा बहुत सारा खजाना सोना चांदी इधर उधर चला गया। आगे बढ़ते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। मतलब हथियारबंद भी कौन? महिलाएं। चलिए, वे हमेशा इस बात से डरते रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, मतलब कि जगह बदलते रहते थे। मतलब क्या ही जीवन है राजा होने के बाद में। मतलब इतना डर के जीना, फिर काय का राजा? ये हथियारबंद महिलाएं सुरक्षा में चल रही हैं, तोते चल रहे हैं, हाथी घोड़े चल रहे हैं, 2 रात लगातार एक कमरे में नहीं सो सकते, कमरा बदलना है, और ये भी डर है कि कोई मार ना दे, अंगरक्षक अलग चल रहे हैं। काय का राजा है बे। खैर जो भी है, अपनी सुरक्षा कर नहीं पा रहा, जनता की क्या खाक सुरक्षा करेगा। हाँ, तो हम कहाँ तक आ गए थे? एक कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना के बारे में, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। आप समझ रहे हैं ना हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सेल्यूकस निकेटर का एक वो पढ़ रहे हैं, लेख, जो उस समय वो एक मीडिया की तौर पर चीजों को ऑब्जर्व करता था और लिखता रहता था। इस तरह से जो जो पुराने जमाने के जो लेखक हुए, वो आज का मीडिया समझ लीजिए आप। तो जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी कांट से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के बने बसेरों से घिरा है। चलो ये बात तो सही है कि थोड़ा प्राकृतिक चीजें लग रही है, नेचुरल। राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। क्यों चखते थे पता है? ताकि उसमें जहर ना हो। मतलब नौकर मर जाएगा अगर जहर होगा तो। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था? अध्याय 3 में देखो और बताओ। ठीक है, नौकर खाना खाएगा
उसके बाद राजा खाना खाएगा। कितना निर्दयी राजा है, नहीं नौकर मर जाए राजा ना मरे। आगे बढ़िए। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। मधु से मतलब समझ रहे हो? मधु से मतलब है उससे मधुमक्खियों का जो होता है, क्या होता है वो, शहद। अशोक एक अनोखा सम्राट। आ जाइए। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। आ जाइए। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का एक अभिलेख। कलिंग युद्ध का वर्णन देखिए। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की, यानी कलिंग से युद्ध हुआ और उसको जो है विक्ट्री मिली, विन हो गए, विजय प्राप्त कर ली। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मतलब यह है कि राजा युद्ध में हुई क्षति को देखकर, जन क्षति को देखकर, यानी कि जो लोग मारे गए युद्ध में, उनकी डेड बॉडीज को रहने दो या उनकी संख्या को देखकर जो है उसका हृदय जो है परिवर्तन हो गया। अब उसने धम्म को जो है स्वीकार करने की सोचा है। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। हाँ, सही बात है। मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। धम्म संस्कृत शब्द है, धर्म का प्राकृतिक रूप है। धम्म संस्कृत शब्द, धर्म का प्राकृतिक रूप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक का कलिंग युद्ध क्या? कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मानचित्र 5 पृष्ठ 68। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराब देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। समझे? कोने में क्या लिखा है? उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरबा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। ये जो आप देख रहे हैं काफी अच्छा बनाया है। हाँ, अशोक का धम्म क्या था? आइए इसके बारे में जानते हैं कि अशोक का धम्म क्या था। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। आगे देखिए। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। मतलब इन जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही थी, उनका सॉल्यूशन जो है उसका राइट है, उसका कर्तव्य बनता है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे।
इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ना नहीं जानते थे, उनके लिए राजा के जो सिपाही थे वो पढ़कर सुनाते थे कि क्या लिखा हुआ है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी राजदूत भेजे। यानी कि देखो कितनी मेहनत करी। तो पृष्ठ संख्या 76 से 77 पर दिए गए मानचित्र 6 में इन क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास कीजिए। कर लेना बाद में, पहले आगे पढ़ लो। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। वाह, यानी कि इतना हृदय परिवर्तन हुआ बाद में कि कितने अच्छे अच्छे काम किए अशोक ने। चलिए आगे देखिए, अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। तो अशोक ने अपनी प्रजा के लिए क्या संदेश दिए हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरे रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। ये अशोक कह रहे हैं अपनी प्रजा से। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना दोनों ही बातें गलत हैं। मतलब अपने धर्म की प्रशंसा करना या फिर दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। सीधी सी बात है। यानी कि तुम्हारा धर्म तुमको ये सिखा रहा है क्या कि तुम दूसरे के धर्म का अपमान करो, तो इसका मतलब तुम्हारा धर्म गलत है। और यदि तुम्हारा धर्म ये सिखा रहा है कि सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, तो तुम्हारा धर्म बढ़िया है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म की प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। आगे है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। चलिए बताते रहना आप लोग, है ना। ब्राह्मी लिपि क्या होती है? ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत को ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं, यानी आ लिखा हुआ है। आरंभिक ब्राह्मी में आ इस तरह लिखा जाता था, ये लो आ लिख गया। देवनागरी हिंदी में आ ऐसे लिखा जाता है, गलत हो गया है, ऐसे लिखा है। बांग्ला में आ ऐसे लिखा है और मलयालम में तो आ, 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 ऐसे हो गया और तमिल में ऐसे हो गया। तो ये 1 2 3 4 5 5 भाषाओं में आ लिख के दिखाया गया है यहाँ। अब बात आ गई अनियंत्र की। अनियंत्र क्या है? मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। वाह, यानी 2000 वर्ष तक इस चीन की दीवार के निर्माण का कार्य चला है। और जी वर्ष तक दीवार का निर्माण चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर
100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से किस कैसे भिन्न था, ये बताना है। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, फोटो, ये वाला, ये है चीन की दीवार का फोटो। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं ना इसको, ये वही है। अब ये कल्पना आपको करनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम आपको बताएंगे बस ये उपयोगी शब्द। साम्राज्य क्या है, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत और धम, ये चीजें क्या हैं, ये आपको अपनी डायरी में लिखनी है। और आओ याद करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो कि मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनानी है, रिक्त स्थान भरने हैं आपको। और अगला स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण तिथि है मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले। उसके बाद जी आओ चर्चा करें का एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये अपने करके देखना एक्सरसाइज, बाद में चैप्टर समाप्त हो ही गया है। आओ करके देखें का ये वाला दो हैं ये करने की चीजें, इन्हें देख लेना। और रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग, ये मानचित्र देख लेना, जिसमें दिखाया गया है कि ये कौन सा कलर लग रहा है आपको, रेड लग रहा है क्या, जो भी है, ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। और ये ग्रीन वाले ये मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में थे। और ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, और ये फिर रेड आ गया, ये डार्क रेड है, ये लाइट रेड है। ये मार्ग ईरान यानी फारस के शासकों के नियंत्रण में थे। और ये इन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। ठीक है, ये देखना आप मानचित्र। चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। मानचित्र में पोर्डुका दक्षिण भारत, डूनो अरिमाकेडू नहीं अरिकामेडू का यह रोमन नाम था। अध्याय 8। द टाइम्स एटलस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, संपादक जोसेफ बाराक्लो, हेमंडिंग, न्यू जर्सी, 1986, पृष्ठ संख्या 17 से 71 पर आधारित। तो आगे की बात बाद में देखना, पहले आपको ये फोटो दिखा दूं मैं। ये मंगोलिया का नक्शा है, और ये रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग ये रहे। आगे आ जाइए, आगे है आगे की बात। आगे की बात पढ़ते हैं। आगे की बात के पढ़ने के बाद हमारा जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आगे की बात और पढ़ लीजिए, उसके बाद चैप्टर फिनिश है। आगे की बात, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर, साथ ही अन्य जगहों पर भी, तो इसके स्थान पर कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। अध्याय 10। शकों के बाद कुषाणों, लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 9 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। क्या की? एक राज्य की स्थापना की। आगे देखिए, शुंगों के बाद कर्ण तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में बकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्य ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई।
तो ये साइडों में सिक्के दिए हैं। हिंद यवन सिक्का है ये आप जो देख रहे हैं, और ये कुषाणों का सिक्का है ये वाला, और ये शकों का सिक्का है ये वाला, और जैसा कि इन पे लिखा ही है ये सातवाहनों का सिक्का है। तो हम कहाँ तक आ गए थे? दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई, यहाँ तक आ गए थे ना हम। पांडे 15 साल पहले, हाँ यहाँ तक आ गए थे। अब पढ़ेंगे इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे, इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर बाहर जमीनों के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गईं, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना, ठीक है? तो ये था, हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। अब फिर से मुलाकात होगी हमारी अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हम आपसे लेंगे विदा। अपना ख्याल रखिए, और ये कहेंगे कि हमारा फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ दें, और वीडियो कैसी लग रही है ये अवश्य बताएं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि क्लास 6 से क्लास 12 तक ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स हम इसी तरह लेकर आएंगे। चलो ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे, आपको सब पता ही है, बाकी हर वीडियो में कहता ही रहता हूँ। बस हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? और अपने दोस्तों से भी करा देना। तो ठीक है, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।